आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं अच्छी हेडलाइंस पर। कोलकाता की सड़कों पर छात्रों और पुलिस में छिड़ा संग्राम, पानी की बौछार, छोड़े आंसू गैस के गोले। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने पर गरमाई सियासत, विपक्ष का आरोप सरकार जिम्मेदार। भाजपा सांसद के बयान से भड़का इंदौर का सिख समाज, कहा कंगना रनौत से वापस लिया जाए पद्मश्री। सीएम योगी और कंगना रनौत के बयानों को लेकर मुमताज पटेल ने भाजपा पर साधा निशाना। भाजपा में शामिल होने पर चंपई सोरेन की पहली प्रतिक्रिया, कहा पीएम मोदी और अमित शाह पर है विश्वास। बांग्लादेशी मंत्री खालिद हुसैन बोले, भारत में मुसलमान जिस हाल में रह रहे हैं, हमारे मुल्क में हिंदू उससे ज्यादा खुशहाल। अब समाचार विस्तार से। कोलकाता के आरजी कर मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हजारों छात्र नवन्ना मार्च के तहत सचिवालय भवन का घेराव करने पहुंचे, तो कोलकाता पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। छात्र इतने पर भी पीछे नहीं हटे तो उन पर तेज पानी की बौछार की गई। ये दृश्य देखकर ऐसा लगा कि कोलकाता की सड़कों पर छात्रों और पुलिस के बीच कोई संग्राम छिड़ गया हो। पुलिस ने सचिवालय के आसपास सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। सचिवालय जाने वाली सड़कों पर बैरिकेड्स की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। इससे पहले नवन्ना प्रोटेस्ट के लिए निकले छात्रों ने पुलिस की बैरिकेडिंग को लगभग तोड़ ही दिया था। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी छात्रों की ओर से इस दौरान पत्थरबाजी भी हुई है। पुलिस छात्रों से कह रही है उनका प्रदर्शन गैर कानूनी है। पुलिस सचिवालय के आसपास ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि नवन्ना राज्य का सचिवालय है, यहीं से पश्चिम बंगाल सरकार संचालित होती है। नवन्ना में ही ममता बनर्जी समेत अन्य शीर्ष मंत्रियों और अधिकारियों के कार्यालय है। छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दफ्तर यानी कि नवन्ना सचिवालय जाने का ऐलान किया। कुछ देर पहले ममता बनर्जी का काफिला अपने घर कालीघाट से सचिवालय जाने के लिए निकला। इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। जिस तरह किसान आंदोलन के समय दिल्ली की सीमाओं पर बड़े बड़े कंटेनर लगाए गए थे, उसी की तर्ज पर कोलकाता पुलिस तमाम जगहों पर बड़े बड़े कंटेनर लगाकर सड़कों को बंद कर रही है, जिससे प्रदर्शनकारी सचिवालय तक न पहुंच सके। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में स्थित राजकोट किले में सोमवार को मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची प्रतिमा ढह गई। इस प्रतिमा का अनावरण पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। घटना के बाद विपक्षी दलों ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया। देखो, महाराष्ट्र में जो कल की घटना हुई, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा जिस तरह से इनके भ्रष्टाचार के वजह से, क्योंकि ये सरकार केंद्र की हो या राज्य की सरकार हो, ये भ्रष्टाचार के सिवाय इनको कुछ आता नहीं, और ये भ्रष्टाचार के वजह से महाराष्ट्र के दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज का भी अपमान, अवमान, विचारों का अवमान करने में ये लोग कदापि पीछे नहीं रहे। कल की घटना महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए दुर्दैवी घटना है, और ये सरकार को अब कोई माफ नहीं करेगा। ये सरकार ने ही अब कुर्सी छोड़ के भागना चाहिए, नहीं तो लोग इनको अब कुर्सी से खींचकर इनको सत्ता के बाहर करेंगे। स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट जो थे और प्रोवाइडर उस कंपनी के जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, क्या इतना पर्याप्त होगा? सरकार के ऊपर एफआईआर होना चाहिए, फिर केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। आप जब इनॉग्रेशन करें, देश के प्रधानमंत्री वहां पर आए, देश के संरक्षण मंत्री आए, राज्य के मुख्यमंत्री वहां पे थे, सब लोग थे कि इस आधार पर इन लोगों ने इनॉग्रेशन किया। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर जितना जवाबदार है उतना ही ये जवाबदार है, क्योंकि इनको भ्रष्टाचार से पैसा इन लोगों ने लिया है। तो ये जिस तरह से वो जो प्रतिमा गिरी, उसके फोटोज बाहर आए, शिवाजी महाराज का सर अलग, उनके हाथ अलग, पैर अलग, इसका मतलब यह है कि ये लोग शिवाजी महाराज विचारों को हमेशा इन लोगों ने अपमानित किया। पेशवाई के जमाने में भी, आज वो पेशवाई विचार की जो सरकार राज्य में, देश में है, वही सरकार आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज का अवमान कर रही है। यही उसमें जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस से गठबंधन होने पर फारूक अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया सामने आई है।
उन्होंने कहा कि एनसी और कांग्रेस का बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जमाते इस्लामी को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत खुश हूँ। इंशाल्लाह बहुत अच्छा मूड है। और फरमाइए। तो क्या कुछ रहेगा खासकर यहाँ पे एनसी का, यहाँ पे आने वाले इलेक्शन में? मैं समझता हूँ एनसी और कांग्रेस का बहुत अच्छा रहेगा और इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह देगा। सर जमात इस्लामी भी इलेक्शन में आ रही है सर, क्या हवाले से करना है? क्या कहें? जमात इस्लामी ने भी यहाँ पे नॉमिनेशन फाइल बहुत जगहों पे भरे हैं, कैसी? मुझे बहुत अच्छी खुशी की बात है। इसके बजाय वो चोरी छुपी किसी और को वोट दें। अच्छा है कि वो खड़े हो जाएं और आगे आए इस रियासत को अच्छा करने के लिए। डॉक्टर साहब, अगर एनसी हुकूमत में आ गई, क्या पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए वो गवर्नमेंट इंडिया को प्रेस करेगी? क्योंकि आपको हमारा वो जो है मैनिफेस्टो वो देखना चाहिए जी। मैनिफेस्टो उसमें सब कुछ है और वही चीज आपको देखनी चाहिए, वही चीज आगे चलानी चाहिए। बीजेपी तो कह रही है वो एंटी है, वो पाकिस्तानी है, वो सारा। मैं तो बहुत कुछ हूँ। मैं तो खालिस्तानी भी हूँ, पाकिस्तानी भी हूँ, अमेरिकन एजेंट भी हूँ और अगर कोई चीज रह गई वो भी मैं हूँ। सर प्रायोरिटी क्या रहेगी इन इंतखाबात? हमारी प्रायोरिटी जो है वो आपको मसवदे में मिलेगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज राजभवन जाकर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से आग्रह किया कि वो गृह मंत्री अमित शाह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से आग्रह करेगी आपदा की घड़ी में हिमाचल का सहयोग करें। उन्होंने राजभवन जाकर राज्यपाल शुक्ल को प्रदेश में पिछले दिनों आई बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं के संदर्भ में अवगत करवाया। इन घटनाओं में जहां लोगों का जीवन गया, वहीं निजी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। नहीं, निश्चित तौर से देखिए डिज़ास्टर इस बारी हुआ है, मगर रब की मेहर है कि पिछली साल से कम हुआ है। हालांकि कई जाने गई है, कुछ मंडी ज़िला के राजभवन में गई है, कुछ हमारे कुल्लू ज़िला में समेज में और बागी पुल में गई है। हमने हर जगह गए हैं, मुख्यमंत्री जी ने हर इलाके का दौरा किया है और जो रिलीफ बनता है हमने पूरा रिलीफ वहाँ के लोगों को दिया है। और रिकॉर्ड समय में पीडब्ल्यूडी ने ब्रिजेज़ बनाए हैं, 15-15 दिन के अंदर ब्रिजेज़ बनाए हैं। तो हम पूरी मजबूती से कार्य कर रहे हैं, मगर ये भी हकीकत है कि अभी तक हमें केंद्र से कोई बड़ा सहयोग हिमाचल को नहीं मिला है। इस बारे में मुख्यमंत्री जी स्थिति विधानसभा के सभा पटल के ऊपर स्पष्ट करेंगे, क्योंकि विपक्ष जो है वो बेबुनियाद आरोप लगाएगा, मगर उसकी हम पूरी मजबूती से उसकी जो है वो उसका रिप्लाई देंगे। बाकी डिज़ास्टर कुछ इलाकों में हुआ है और भी जो डैमेजेस के चीज़ें हैं वो भी चला हुआ है। हम पूरी मजबूती से तथ्यों के साथ विपक्ष के हर प्रश्न का जवाब देंगे, मगर अगर वो बेफजूल की राजनीति करेंगे तो हमें भी उस तरीके से जवाब देना आता है। What is status of loss and restoration so far? रेस्टोरेशन का काम पूरी मजबूती से चला हुआ है, सड़कों का भी चला हुआ है, ब्रिजेस का भी चला हुआ है। हमने अभी एडिशनल बेली ब्रिजेस भी खरीदे हैं। तो हर तरीके से जो हो सकता है हम कर रहे हैं, मगर लिमिटेड संसाधन है, उसके अंदर कैसे उसको करना है, क्या करना है, वो हम देख रहे हैं। तो पूरी मजबूती से कार्य किया जाएगा और आगे बढ़ेंगे। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने किसान आंदोलन पर दिए गए बयान से सिख समाज नाराज हो गया है। किसान आंदोलन में शामिल सिख समाज पर कंगना रनौत ने अभद्र टिप्पणी की थी। कंगना के खिलाफ श्री गुरु सिंह समाज और इंदौर के सिख समाज ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। कंगना रनौत से पद्मश्री वापस लेने की उन्होंने मांग की है। कंगना रनौत जी ने एक बयान दिया कि जब किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा था तब कई लोगों को मार के पेड़ पर टांग दिया गया, उनकी लाशों को, और कई महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। इस तरह का बयान बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि कंगना रनावत सांसद के पद पर बैठी हैं और उनका एक बयान पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में जाता है। जबान का और दिमाग का तालमेल बैठा के ही कोई भी बात बोलनी चाहिए, क्योंकि आप देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, आप एक सम्मान्य पद पर हैं और आपका बोला बयान बहुत ही इम्पैक्टिव है, उसका एक इम्पैक्ट है। आपने हमेशा ही ऐसे बयान दिए गए जिससे आपस में दुर्व्यवहार की भावना और आपस में ऐसी भावना पैदा हुई है जिसका हम बयान नहीं कर सकते। उन्होंने कभी सिखों को बोल दिया कि आप खालिस्तानी हैं, कभी बोला कि आज़ादी हमको दान में मिली है। इनको पहले एक पद्मश्री से नवाजा गया था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर के सांसद के पद पे नवाजा है। तो इनका बयान पार्टी हित में भी नहीं रहता। आज देश को जहां पूरे विश्व में मजबूत करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, वहां आप ऐसा बयान दे रहे हैं
आज किसान हमारा अन्नदाता है। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितना भी किसान है, कोई भी धर्म का है, वो देश की रीढ़ की हड्डी है और देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करता है। आपको समझना चाहिए कि हमको क्या वर्जन देना है और इसका इम्पैक्ट क्या है। कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने सीएम योगी द्वारा दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि बांटने का और काटने का काम तो आप ही कर रहे हैं। बोलने तो आए थे कि आप सबका साथ और सबका विकास, लेकिन बुलडोजर तो आप एक तरफा ही चला रहे हैं। बहुत ही भारी स्टेटमेंट दिया है, पर बांटने का और काटने का तो काम आप ही कर रहे हैं। और आज आप यही बात और यही हम लोगों को कहने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी क्या सीटें कम हो गई हैं, अब आपको सबका साथ चाहिए। बोलते तो आए थे आप सबका साथ सबका विकास, पर बुलडोज़र तो आप एक तरफा ही चला रहे हैं। तो ये आपको बोलने पे शोभा नहीं देता, क्योंकि बांट भी आप रहे हैं और काट भी आप रहे हैं। ये देखा गया कि जम्मू के बीजेपी ऑफिस में उनके बहुत सारे वर्कर्स जो है वो नाराज़ थे, उनके खिलाफ जो है स्लोगन रेज कर रहे थे। आपको लगता है कि मुश्किल है जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लिए वहाँ जीत पाना इस हालात? देखिए, जम्मू कश्मीर में ही नहीं, आप पूरे देश में अगर देखेंगे तो भाजपा कर क्या रही है, कांग्रेस से और दूसरी पार्टियों से ही लोग लाके अपनी पार्टी में भर रही है। तो जाहिर है कि जो कार्यकर्ता भाजपा के हैं, इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको तो लगेगा कि हमारी जगह दे दी जा रही है बाकी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को। तो बिल्कुल ये तो अभी शुरुआत है, अंदर अंदर इनकी फूट शुरू हुई है। आगे आगे देखिए होता है क्या। इतनी कंट्रोवर्सी बढ़ी कि अब बीजेपी को एक क्लैरिफिकेशन देना पड़ा है। उनके स्टेटमेंट्स को जो है बोला है कि हम उनके बात से सहमत नहीं हैं। साथ ही उनको एक हिदायत भी दी गई है कि इस तरीके की बातें करने से बचें। आप कैसे उनके स्टेटमेंट को और बीजेपी क्लैरिफिकेशन को देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी को शायद ये समझ नहीं थी जब उन्होंने कंगना जी को टिकट दी, पर आगे आगे देखिए उनकी सरदर्दी कैसे बढ़ाती है। जम्मू कश्मीर डूरू विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार गुलाम अहमद मीर ने कहा कि पिछले 11 सालों से जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। लोग भाजपा और केंद्र सरकार की प्रताड़ना से त्रस्त है, इसीलिए इंडिया गठबंधन हमेशा जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की मांग करता रहा है। भाजपा यहाँ भारतीय गठबंधन की एकता से निराश है। इंडिया अलायंस ने पूरे पार्लियामेंट के अंदर और बाहर लगातार ये डिमांड रखी कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत बहाल होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने नुमाइंदे चुनने का मौका मिलना चाहिए। तो ऐसे में न पंच है, न सरपंच है, न बीडीसी है, न डीडीसी है, न म्यूनिसिपैलिटी है और न असेंबली थी। तो अब जबकि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने चुनाव लाया, मेरे ख्याल से इसमें जम्मू कश्मीर में के लोग जोक दर जोक हिस्सा लेंगे और अपने अच्छे नुमाइंदे और अच्छे एजेंडे को साथ देकर यहाँ पर आने वाले 1 महीने के अंदर सरकार को कायम करेंगे। वो माहौल आपको दिख रहा है। बीजेपी ने मैनिफेस्टो पे सवाल उठाए हैं, उस पर आपकी रिएक्शन जानना चाहते हैं। देखिए, बीजेपी किसी चीज पर क्योंकि बेसिक बौखलाहट है, उनको इंडिया अलायंस का इतिहाद और खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पैंथर्स पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी का जो यहाँ पर इतिहाद के साथ में एक मजबूती के साथ में हम लोगों के सामने जा रहे हैं, एक पॉजिटिव मतलब अपना एजेंडा लेकर। और हमें भरोसा है कि जम्मू कश्मीर के लोग सबसे बड़ा मैंडेट इस इतिहाद को देंगे, मजबूत मैंडेट देंगे, क्योंकि जो पेंडिंग इश्यूज है, जो रियासत छीनी गई, हमारे इख्तियारात छीने गए, वो आने वाले असेंबली में एक मजबूत आवाज जब होगी, वो लोगों की उस आवाज को बुलंद करेंगे। इस बात का डर है भारतीय जनता पार्टी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है, जिस पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मानसून सत्र को ऐतिहासिक बनाने के लिए 10 बैठकों का आयोजन किया गया है। हम चाहते हैं कि विपक्ष पूरे मुद्दे उठाए। अगर वो जनता के मुद्दे उठाएंगे तो निश्चित रूप से उसका फायदा सरकार को ही होगा। उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सरकार आगे काम करेगी और प्रदेश की जनता की सेवा करेगी। स्वीकार किया, अध्यक्ष महोदय से चर्चा की और मानसून सत्र को ऐतिहासिक बनाने के लिए 10 बैठकों का आयोजन किया गया। इसमें हम चाहते हैं कि विपक्ष पूरे मुद्दे उठाए जो उनके दिल में है, जो उनके दिमाग में है और जो जनता से जुड़े हैं। राजनीति तो उन्होंने करनी है, क्योंकि राजनीतिक पृष्ठभूमि में रहने के लिए
उन्हें अपने विपक्ष का दायित्व तो निभाना ही है, लेकिन जनता के मुद्दे अगर उठाएंगे तो निश्चित रूप से उसका फायदा सरकार को भी होगा। उनके उठाए मुद्दों पर सरकार आगे काम भी करेगी और हिमाचल की जनता की सेवा भी करेगी। सर, पहली बार हुआ कि ये जो है पहली बार सबसे बड़ा सेशन होने वाला है मॉनसून। देखिए पूरे मानते हैं और क्या रीजन? देखिए पूरे देश में कहीं भी विधानसभा का सत्र होता है, मेरा ख्याल कई प्रदेशों के विधानसभा सत्र तो 10 दिनों तक भी नहीं होते, 8 दिनों तक होते हैं, 6 दिनों तक भी होते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश विधानसभा की एक परंपरा रही है और इस परंपरा को और जीवंत रखा है हमारे यहाँ के अध्यक्ष महोदय ने। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो ये विधानसभा है ये एक अलग संस्था है, हम लोग तो सरकार है और जो ये विधानसभा जो हमारी संस्था है इसमें विधायक आते हैं, सत्ता पक्ष के आते हैं, विपक्ष के आते हैं, उन सब की आवाज़ और दर्द सुनने का अगर दायित्व किसी को है तो विधानसभा अध्यक्ष को है। उन्होंने कहा, हम सब लोगों ने विचार किया और आज खुशी है कि इस 10 दिन के मानसून सत्र में जो भी मुद्दे जनता से उठेंगे, ठीक है राजनीति करनी है, वॉकआउट करना उनका दायित्व है, पर वॉकआउट वो मुद्दों को आधारित करें तो अच्छा होगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने आज चुप्पी तोड़ दी है। चंपई सोरेन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर विश्वास है, हमने भाजपा में शामिल होने का फैसला लिया है, हमने नया अध्याय शुरू किया है। चंपई सोरेन ने कहा कि हमने सोचा था कि संन्यास लेंगे, लेकिन जनता की मांग के कारण राजनीति में हूँ। अपना गठबंधन बनाने में समय लगता है, हमने अपनी बात पहले ही बता दी थी। हमने पहले जब आए थे 18 तारीख को हमने अपना पोस्ट हम दे दिया था। पार्टी में हमसे सीनियर एक है जो स्वास्थ्य गुरु जी है, स्वास्थ्य खराब है, बोल नहीं पाते हैं, इसीलिए हमने कुछ नया अध्याय शुरू किया है। और नया अध्याय पहले तो सोचा था हम संन्यास ले लेंगे, बाद में जनता कार्यकर्ता उसका हौसला उसका मांग, तब हम बोला सक्रिय रूप से राजनीतिक में ही रहूंगा। पहले तो हम सोचा था संगठन बनाएंगे नया, समय का कमी और झारखंड प्रदेश का कुछ अलग ही परिस्थिति है। हम बड़ा मंथन करने के बाद देश का प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री का उनका ऊपर विश्वास किया, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर विश्वास हमारा बढ़ गया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का हमने निर्णय ले लिया। हाँ कर रहे हैं, हाँ हम कर रहे हैं। कल हम झारखंड जा रहे हैं। सर आप ये कह रही है कि चंपई सोरेन अब एक्सपोज हो गए हैं, जिस तरह से उन्होंने मीटिंग की अमित शाह से और बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। कोई भी कुछ कहे, हमने बड़ा संघर्ष किया है। हमारा इतिहास, हमारा संघर्ष झारखंड प्रदेश में आईना की तरह है। हम किसी का कोई भी कुछ कहे उससे हमारा कोई उसको जवाब देने हम उचित नहीं समझते हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी का शामिल होंगे। बाबूलाल मरांडी नाराज हैं आपके बीजेपी में आने की बात से, दिल्ली पहुंचे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, नाराज हैं आपके आने से? देखिए हम उस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। गुजरात के कई हिस्सों में सोमवार को भारी बारिश हुई, जिससे निचले इलाकों में जल जमाव हो गया। इसके साथ ही 3 लोगों की मौत होगी, जबकि 7 लोग लापता हैं और सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। आईएमडी ने गुरुवार सुबह तक राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। फिजिकली बुलाया, उनके साथ भी महत्व की चर्चा की। जो भी इन्फॉर्मेशन उनको प्राप्त हुई जिला कलेक्टरों के माध्यम से, उसको उन्होंने गंभीरतापूर्वक सुनने के बाद सारे कलेक्टरों को एक सूचना दी है कि किसी भी हाल में मानव मृत्यु नहीं होनी चाहिए। चाहे हम जितना भी हो सके हम शिफ्टिंग करें लोगों की, उनका रहने का खाने का व्यवस्था करें, लेकिन किसी भी हाल में कोई मानव मृत्यु नहीं होनी चाहिए, चाहे इसके लिए सख्ती से भी हमको एक्शन लेने पड़े।
माननीय मुख्यमंत्री श्री ने हम सभी विभागीय सचिवों को भी बताया कि जैसे बिजली की सप्लाई कट हो जा रही है तो उसको तात्कालिक हम फिर से चालू करें। हेल्थ डिपार्टमेंट जा करके लोगों को जो दवाइयां हैं या क्लोरीनेशन का काम है वो करे, जिससे कि पानी बरसने के साथ जो कंटेमिनेशन हो जाता है उसको हम दूर कर सकें। इसी तरीके से बिजली विभाग, पानी सप्लाई विभाग, इन सभी विभागों को उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि जिससे किसी प्रकार की जनता को कोई परेशानी न हो। इसके साथ साथ आने वाले 2-3 दिनों में जो भी पानी बरसने की आशंका है और जो IMD का हमको सूचना प्राप्त हुई उसके हिसाब से सभी जिला कलेक्टर छुट्टी रद्द करें। लोगों की जो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट हैं उनकी छुट्टी रद्द करके, क्योंकि अभी जन्माष्टमी का टाइम चल रहा है, ये सभी लोग अपने हेडक्वार्टर्स में आ जाएं और रिलीफ और रेस्क्यू के काम में लगें, ऐसी सूचना है। अभी जो बरसात है गुजरात राज्य में वो लगभग 89% हो चुकी है। रीजन वाइज बात करें तो साउथ गुजरात में सबसे ज़्यादा है 105%, उसके बाद कच्छ में, सौराष्ट्र में 95% से ऊपर हो चुकी है। नॉर्थ गुजरात और सेंट्रल गुजरात में 70% के आसपास बरसात हुई है। अभी जो रेस्क्यू हमने किए हैं वो लगभग 1653 लोगों के रेस्क्यू किए हैं। यूपी के फर्रुखाबाद में 2 युवतियों के शव आम के पेड़ पर फांसी के फंदे से लटके मिले। लड़कियों के शव मिलने के बाद गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। दोनों लड़कियों के शव एक साथ फांसी पर लटके मिलने की सूचना पर पुलिस अधीक्षक पहुंचे। वहां उनके परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया और जांच शुरू की है। देखिए, आज सुबह थाना कायमगंज के गांव भगवतीपुर से सूचना मिली कि गांव के पास एक बाग है, उसमें एक पेड़ से 2 लड़कियों के शव लटके हुए प्राप्त हुए हैं। घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर जाके छानबीन की तो पाया कि वहाँ पे 2 लड़कियाँ, एक की उम्र 18 और दूसरी की 15 बताई जा रही है और वो दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, आपस में पड़ोसी भी हैं। दोनों के शव वहाँ एक ही दुपट्टे से, 2 दुपट्टों को उन्होंने आपस में टाई करके और एक पेड़ की टहनी से एक दुपट्टे के एंड से एक लड़की और दूसरी दुपट्टे के एंड से दूसरी लड़की के शव वहाँ लटके हुए मिले। प्रथम दृष्टया देखकर कैसा लग रहा था कि लड़कियों ने वहाँ पे पेड़ पे चढ़ करके ऐसा किया है, परंतु जो भी घटना है इसके बारे में पोस्टमार्टम के बाद पूरी तरह से इस पूरे घटनाक्रम का पता चल पाएगा। मौके से एक फ़ोन भी मिला है जो पेड़ के पास रखा हुआ था और एक सिम एक लड़की के कपड़ों से बरामद हुआ है, जिस सिम की डिटेल निकालने को उसमें आगे जानकारी प्राप्त की जा रही है। घर वालों से भी तहरीर प्राप्त कर ली गई है, जिसमें उन्होंने घटना का कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस के पास आवेदन किया है और पूरे प्रकरण की जांच करके इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों के शव लटकते पाए जाने पर यूपी कांग्रेस के चीफ अजय राय ने कहा कि यूपी सरकार अपना गुणगान कर रही है, लेकिन उनकी सरकार में अराजकता है। महिलाओं के खिलाफ बलात्कार, हत्याएं और अपराध बढ़ रहे हैं। वे सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करते हैं। वे कानून व्यवस्था की स्थिति पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। वे केवल अपने लोगों को ही बचा रहे हैं। ये पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार केवल और केवल अपनी पीठ थपथपा रही है। इनके समय पूरी तरीके से अराजकता का माहौल है, बलात्कार हो रहा है, लड़कियों को मारा जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं और केवल और राजनीतिक दृष्टिकोण से ये केवल बुलडोजर चलवाते हैं, लोगों को प्रताड़ित करते हैं और उसमें भी हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। ये कानून व्यवस्था पर कार्रवाई नहीं करते कि जो गलत है, चाहे कोई भाजपा के नेता बचे हैं। हरदोई में आप देखिए एक घटना घटी, वहां पे पाल की बेटी की हत्या की, मारा, निशंक तरीके से मारा, कुछ कार्रवाई नहीं हुई, कोई बुलडोजर नहीं चला। केवल और केवल अपने लोगों को बचाना और राजनीतिक दृष्टिकोण से उसका फायदा लेने का कैसे काम हो, ये अपराध पे इस नाते पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है, अपराध बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश के मंत्री खालिद हुसैन ने अल्पसंख्यकों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने देश के अल्पसंख्यकों के हालात पर बात करते हुए कहा कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक भारत के अल्पसंख्यकों के मुकाबले ज्यादा बेहतर हालात में हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री खालिद हुसैन ने कहा कि बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों की स्थिति भारत के अल्पसंख्यकों से काफी अच्छी है। यहाँ अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के मामले छिटपुट हैं। खालिद हुसैन ने कहा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को सरकार पर भरोसा है, इसलिए छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान यहाँ से एक भी हिंदू बांग्लादेश छोड़कर भारत नहीं गया। ये इस बात का सबूत है कि हिंदू बांग्लादेश में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए देश भर
के डिप्टी कलेक्टर्स को लेटर जारी किए गए हैं। बांग्लादेश में धार्मिक मामलों के मंत्री ने हिंदुओं, बौद्धों और ईसाई धर्म के लोगों के लिए कल्याणकारी ट्रस्ट बनवाए हैं। खालिद हुसैन ने आगे कहा है कि बांग्लादेश कट्टरपंथी नहीं बल्कि एक सेकुलर राष्ट्र है। बांग्लादेशी संविधान में किसी भी धर्म के लोगों के लिए भेदभाव नहीं किया जाता है। यहाँ पर सभी को बराबर के अधिकार दिए जाते हैं। खालिद हुसैन ने अपने बयान में ये भी कहा है कि जन्माष्टमी और दुर्गा पूजा के समय सुरक्षा के लिए खास तैयारी की गई है। यहाँ पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं है। हिंदी समाचार बस यही समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।